ओके बच्चों, तो फाइनली आप लोगों का पेपर हो गया है और बच्चों का फीडबैक मुझे मिल गया है। बच्चों ने बहुत बताया कि बहुत अच्छा पेपर आया है और बहुत सारी चीजें जो मैंने कल रात को डिस्कस की थी अपने ग्रुप में अपने कोचिंग के बच्चों से, जैसे कि स्टैक वाला क्वेश्चन आपका उसमें दिया गया था, ये आपका आ गया है। और आपका डेसिमल टू बाइनरी टाइप का एक आउटपुट बताया गया है, वो आ गया है। टेक नंबर वाला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है वो डिस्कस हुआ था रात को, वो आ गया है। और बाकी देखिए, बोर्ड कुछ ना कुछ तो स्पेशल करेगा ही ना। जो फॉर्मेट था वो एग्जैक्टली वही आया है, सब कुछ सेम ही होता है, बस डिजिट वैल्यू इधर उधर चेंज होती है। चलिए, मैं आपका आईसी कंप्यूटर 2026 का पेपर सोल्यूशन देने जा रहा हूं। जल्दी से मैच कर लीजिए और फिर कमेंट में बताइएगा कि किसने कितने स्कोर किए, कितना आ रहा है उसका एक्सपेक्टेड मार्क्स। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका पेपर। हाँ, ये पेपर है आपका। चलिए, मैं दूसरी फाइल खोल लेता हूं क्योंकि पेपर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए, जैसे मैं ये देख पा रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी द बूलियन इक्वेशन। तो लॉ ऑफ ड्युअलिटी में क्या होता है कि जो 1 है वो 0 कर दो, जो 0 है वो 1 कर दो, और जो डॉट है वो प्लस कर दो, जो प्लस है वो डॉट कर दो। बस इतना चेंज करना है इस एक्सप्रेशन में और उसके हिसाब से आपका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे आपका स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग स्कूल नेम इज इक्वल टू co-ed स्कूल और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर स्कूल नेम। स्कूल नेम के लिए कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? तो यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट शेयर द सेम वैल्यू ऑफ स्कूल नेम। दूसरी बात है, द वैल्यू ऑफ स्कूल नेम कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और तीसरा है आपका, द कीवर्ड स्टैटिक एंड फाइनल कैन नॉट बी यूज टुगेदर फॉर अ वेरिएबल। तो इसमें बच्चों सिर्फ ये लास्ट वाला जो पॉइंट है यही गलत है कि फाइनल और कीवर्ड एक साथ में यूज नहीं हो सकते। बिल्कुल यूज हो सकते हैं। मैंने जो वीडियो में ही बताया है कि जो हम लोग अपना इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस में फाइनल स्टैटिक करके ही हम लोग यूज करते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है ओनली 1 एंड 2 होगा। ये वाला आंसर आपका सही है। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन में आपका प्रोपोजिशन दिया गया है, P इज इक्वल टू प्रैक्टिस रेगुलरली और Q इज इक्वल टू यू बिकम स्किल। अब यहां पर S1 में आपका कंडीशनल का दिया गया है और S2 में आपका एक और एक्सप्रेशन दे दिया गया है और पूछा गया है एसएसएन में S1 एंड S2 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये कहा गया है। तो S1 और S2 लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया, मैं पेन ले रहा हूं, और फिर उसके बाद रीजन में बताया गया कंडीशनल स्टेटमेंट बी कंडीशनल क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड ऐसे, यानी पी बार और डिसजंक्टिव क्यू। तो बिल्कुल आप अगर ट्रुथ टेबल वो क्या कहते हैं बुलियन लॉ में देखोगे तो बुलियन लॉ में इस लाइन का मतलब होता है पी कंडीशनल क्यू का मतलब है पी बार प्लस क्यू, ये इसका आंसर होता है। तो आपका रीजन भी सही है और ये इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि इसका ही मतलब ये होता है। इसका मतलब आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, एसएसएन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन एसएसएन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये आपका इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बूलियन इक्वेशन a प्लस 1 इज इक्वल टू a एंड a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको हमेशा बताया गया है कि एक लॉ से क्वेश्चन आने आना है, तो जो भी आपका लॉ है उनमें से एक आने आना है, फिक्स पैटर्न है। तो आपका यहां पर ये इक्वेशन लॉ ऑफ आइडेंटिटी की होती है। सही आंसर लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। आफ्टर देन
यहाँ पे आपको डिकोनोटेशन से एक थ्योरी आनी ही थी, तो उसमें आपको बताया गया था सिंगल लूप है तो ओ एन निकलता है उसका वर्स्ट केस, और अगर डबल लूप नेस्टेड में है तो उसका ओ एन स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों लूप नेस्टेड हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ओ एन स्क्वायर। यस बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसएसएम रीजन का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एन इंटरफेस इन जावा कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और मेथड इन इंटरफेस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय एनी क्लास दैट एक्सटेंड दिस इंटरफेस। तो इसमें बच्चों देखा जाए तो एन इंटरफेस इन जावा कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो यहाँ पर ये बात गलत है। ज्यादातर इंटरफेस में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यूज किए जाते हैं, और रीजन में भी यहाँ पे जो कह दिया है कि इंटरफेस के मेथड्स को एक्सटेंड किया जाता है, तो यहाँ पे बच्चों एक्सटेंड नहीं, इंटरफेस हमेशा इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू सब क्लास में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसके हिसाब से एसोसिएशन रीजन दोनों आपके फॉल्स हैं, और सही आंसर आपका डी होगा बच्चों, डी सही आंसर डी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में बच्चों हमेशा ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन दी गई है उस पे होल बार लगा दीजिए और फिर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करके आप सॉल्व करते जाइए, और जहां पर फाइनल रिजल्ट आएगा फिर उसको और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, बस उसी को आंसर मान लिया जाता है। नॉर्मली चेकिंग मेथड देखें तो चेकिंग मेथड में जैसे जिस पे बार लगा है उस पे हटा दीजिए, और जिस पे नहीं लगा उस पे लगा दीजिए, और जो डॉट है वो प्लस बना दीजिए, जो प्लस है वो डॉट बना दीजिए। तो इस तरीके से आपका सही आंसर तो ऑप्शन बी होगा बच्चों। आफ्टर दैट फिर से आपका एसएसएन रीजन का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें द रिटर्न स्टेटमेंट एनेबल्स द एग्जिट ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम द करंट मेथड। तो रियल में रिटर्न स्टेटमेंट जो है किसी फंक्शन से आपको एग्जिट कराता है, और फिर लिखा है द मेथड रिटर्न टाइप इज वॉइड, इट कैन स्टिल कंटेन रिटर्न जीरो स्टेटमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है रीजन, क्योंकि अगर कोई फंक्शन वॉइड से है तो कोई भी किसी भी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो आपका एसएसएन ट्रू है और रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आपका 9th क्वेश्चन में आपका प्रोपोजिशनल का क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू यू यूज इको फ्रेंडली मेथड और बी इज इक्वल टू population is reduced. If A employs B, then write its contrapositive statement. तो contrapositive statement पे बच्चों क्या होता है कि assertion और रीजन का सॉरी contrapositive में क्या होता है कि जो पहला वाला आपका स्टेटमेंट होता है, मैं समझा देता हूं आपको। ओके मैं समझा दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन है आपका ये कि आप जब लिखते हो ए एम्प्लॉयज बी ऐसे लिखते हो, तो कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब होता है कि जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट बना दो, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट बना दो, और फिर उसके ऊपर बार लगा दो, यानी नेगेशन कर दो। ये इसका प्रॉपर तरीका है। तो इसके हिसाब से आपको पहले कॉन्सिक्वेंट को रखना है निगेशन में, यानी पॉपुलेशन इज नॉट रिड्यूस्ड ये लिखना है, और फिर देन यू कैन नॉट यूज इको फ्रेंडली मेथड, ये इसका सही आंसर होगा। मैंने लिखा नहीं है, लिखने में टाइम थोड़ा सा जाता है, चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको दिखा देता हूं। मैंने एक फाइल बना रखी है उसके हिसाब से।
यस बच्चों, देखिए यहां पर काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपका बी बार कंडीशनल ए बार हो जाएगा और स्टेटमेंट को भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रे कोड के बारे में। व्हाट इज ग्रे कोड इन कार्नोफ मैप? ये काफी समय से बच्चों में ट्राई कर रहा था कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा और फाइनली इस पेपर में ये हमें देखने को मिल गया है। ग्रे कोड बच्चों क्या होते हैं? जो आप कार्नोफ मैप बनाते हो और उसमें जो रो का मेजर करते हो कि पहली रो 0 है, दूसरी रो 1 है और तीसरी रो 2 ना होकर 3 है और फिर चौथी रो जो होती है वो 3 ना होकर 2 होती है। तो इसको इस तरीके से लिखने का पैटर्न जो होता है इसको ग्रे कोड कहते हैं। मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं। 0 रो 1 रो 2 रो की जगह पे 3 होता है और यहाँ पे 2। ऐसे कॉलम में भी 0 कॉलम 1 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम। तो इस तरीके से लिखने का जो पैटर्न होता है उसको हम लोग ग्रे कोड कहते हैं और इसका यूज जो है कार्नोफ मैप बॉक्सेस के अंदर वैल्यू डालने में किया जाता है। तो इस सिंपली अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये जो मैंने लैंग्वेज बोली इसको भी यूज कर सकते हैं, वरना मैं इसकी टेक्निकली लैंग्वेज जो है वो मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। यहाँ पे ग्रे कोड इन कार्नोफ मैप इट इज अ बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम वेयर टू successive values differ in only one bit. In K-map it is used to label the row and column. Row column में अभी मैंने लेबलिंग करके दिखाया था वही है। To ensure that visually adjacent cells only have a single variable change, allowing for logical grouping and simplification. हम लोग बनाते हैं ऑक्टेट पेयर कॉर्ड का, उसके लिए ग्रे कोड का यूज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन दी गई है और इस एक्सप्रेशन का आपको इनफिक्स से प्रीफिक्स में करना है। तो नॉर्मली ज्यादातर पोस्टफिक्स में आता है, मैंने भी गेस्ट पेपर में प्रीफिक्स का ही एग्जांपल दिया है, आप उसको देखिएगा और यहाँ पर मैं इसको करके दिखाई दे रहा हूं। जैसे यहां पर P डिवाइड Q प्लस S इंटू F प्लस X डिवाइड R ये दिया गया है। और वैसे मैंने फाइल में कर रखा है लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको कैसे हो रहा है वो भी दिखा दूं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला ये देख लीजिए इसमें कौन बड़ा है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड बड़ा है। तो आपको लेफ्ट टू राइट के हिसाब से पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व करना होगा। तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूं, P डिवाइड Q प्लस और ये आपका सॉल्व हो जाएगा मल्टीप्लाई S F और फिर प्लस X डिवाइड R। अगले उसमें फिर आप लिखोगे P डिवाइड Q प्लस, अब ये मल्टीप्लाई सॉल्व हो चुका है, अब कोई भी साइन इसके बीच में नहीं आ सकता। तो आपका प्लस और डिवाइड में देखें तो ये तो ऐसे उतार दिया जाएगा और ये प्लस भी ऐसे रहेगा क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, इसके बीच में कुछ आएगा नहीं। अब डिवाइड खाली इधर आ जाएगा, तो डिवाइड x r। अब ये सॉल्व हो गया है बच्चों, अब ये खाली प्लस रह गया है, तो यानी अगला बनेगा P Q प्लस और ब्रैकेट में आपका प्लस सॉल्व होगा तो ये पूरा का पूरा इधर जंप करके आएगा, यानी कि प्लस, मैं यहां पे एक ब्रैकेट हटा दे रहा हूं, प्लस इनटू S F और फिर उसके बाद डिवाइड X R। ये हो गया। अब बचा ये तो आपका पूरा सॉल्व हो ही गया है, तो आपका डिवाइड पहले सॉल्व होगा, तो यानी कि डिवाइड P Q प्लस और ये पूरी एक्सप्रेशन आगे की ऐसे जाएगी। अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, प्लस और सॉल्व होगा तो इधर आएगा, यानी कि प्लस डिवाइड P Q और फिर आपका ये पूरा उतार दीजिए, प्लस एस्ट्रिक S F डिवाइड X R। ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख लीजिए, प्लस डिवाइड P Q प्लस इंटू S F डिवाइड X R। मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, ये मैंने बना के रखा हुआ है,
इसका सॉल्यूशन ये इस तरीके से स्टेप्स रहेंगे और फाइनल में प्लस डिवाइड पी क्यू प्लस इंटू एस एफ डिवाइड एक्स आर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों फिर ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कॉलम मेजर वाइज हमेशा ही आता है, कौन सा आएगा तो ज्यादातर कॉलम वाला ही आता है। ऐसे स्टैक क्यू में कौन सा आएगा तो ज्यादातर क्यू ही आता है, लेकिन इस बार स्टैक आना था तो मेरा आ गया। ओके, तो यहाँ पे डॉट डॉट फॉर्म में अगर कुछ दिया है तो मैं लेबलिंग करे दे रहा हूं। तो जैसे कि यहाँ पर ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है, तो ये आपका एल आर यू आर और एल सी यू सी ये माना जाता है। और उसके बाद आप स्टोर्ड इन मेमोरी विच ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड, ये 4 बाइट W हो गया आपका। और फिर आपका यहां पर ये आपका I और J हो गया 5 और 4, और ये आपका B हो गया बेस वो G ऑफ IJ की वैल्यू ये हो गई IJ की। और फाइंड द बेस एड्रेस व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज। तो आपका ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी है। अब मैं यहां पर आपका इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा हूं। ये सारी वैल्यू लिख दी है और इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि रो कॉलम मेजर नंबर ऑफ रो चाहिए होती है। तो नंबर ऑफ रो के हिसाब से हमें यू आर माइनस एल आर प्लस 1 करना होता है। यू आर माइनस एल आर प्लस 1 करना होता है। तो आप यहां पे देख लीजिए आपका यू आर यानी कि 7 माइनस एल आर 3 है प्लस 1, तो 7 माइनस 3 तो आपका 4 5 6 7 यानी 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो नंबर ऑफ रो आपकी 5 मानी जाएगी, R5 दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों यहां पर फॉर्मूला होता है आपका, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कॉलम मेजर वाइज का, इस तरीके से रहता है G ब्रैकेट में IJ इज इक्वल टू B प्लस W ब्रैकेट में आपका ये कॉलम मेजर वाइज है तो रो से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नंबर ऑफ रो I माइनस एल आर प्लस J माइनस एल सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये वैल्यूज हमने बता दी थी आपको अभी भी। आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं फाइनल आंसर फिलहाल दिखा दे रहा हूं जो मैंने करके देखा है। यहां पर इसके हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5952 आंसर आपका आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, देखिए ये आपका एक आउटपुट का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वर्कआउट नाम का फंक्शन है और इसमें आपका n एज्यूम किया गया है कि फंक्शन नंबर ही होगा। और यहां पर वो पहला फंक्शन जब कॉल होगा तो 220 आपका इसमें वैल्यू डाली गई। कैसे हो रहा है, वैसे मैं चाहूं तो यहाँ पे आंसर दिखा दूं, लेकिन आप एक बार इसको समझ लीजिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे 220 ये दिया गया 220 और ये n 0 के बराबर है नहीं है तो आप एल्स में चले जाओगे। एल्स मतलब इफ से बाहर चले जाओगे, एल्स तो है ही नहीं, इफ से बाहर आ गए। और इसमें जो है n mod 16 किया गया है। तो ये देखा जाए जो अंदाजा लग रहा, ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वाला है। तो इसका अगर आप देखें
तो ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल 16 से डिवाइड करते जाइए, जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉड बाय 16 करेंगे इस नंबर को, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को चेक करेंगे कि आपका वो रिमाइंडर अगर 10 से छोटा है तो 10 से छोटा है तो ये आपका रिमाइंडर में 0 ऐड हो जाए स्ट्रिंग फॉर्म में, और नहीं तो कोलन साइन में रिमाइंडर -10 प्लस a ऐड हो जाए। तो ये जो तरीका होता है ये आपका, अगर नंबर 9 जैसे 0 से 9 के बीच में है तब तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 11 12 हो गया तो वो एबीसीडी फॉर्म में हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। और फिर ये आपकी वैल्यू, तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, आप देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से रहेगा वर्क फ्लो, क्योंकि काफी बड़ा पेपर हो गया है, बस आपको हम जानते हैं सही निकाला है या गलत, तो इसलिए ज्यादा सॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से जाएगा। सबसे पहले n की वैल्यू 220 थी और उसमें जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो 12 आया, और फिर कंडीशन क्योंकि वो 12 0 से बड़ा है 9 से बड़ा है, सॉरी 12 इज लेस देन, जो कंडीशन थी मैं एक बार दिखा दूं, यहाँ पर आपका 12 आया है और 12 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आप कोलन साइन में जाओगे और 12 माइनस 10 हो जाएगा और प्लस a हो जाएगा। तो एक बार मैं दिखा दूं, 12 माइनस 10 प्लस a, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो बच्चों यहां पे आ जाएगा, और 2 माइनस a का मतलब होता है 65, तो 65 करेंगे तो आपका 2 माइनस 65 करने से ये, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के साथ अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू में बदल जाता है। तो 65, और एक चीज और देख लेते हैं, 12 माइनस a करेंगे 12 माइनस a, ठीक है, मैं एक बार वहीं से चेक कर दे रहा हूं क्योंकि इस समय जल्दीबाजी थोड़ी सी है। हाँ, तो c बन जाएगा, ये c बन जाएगा, और वर्कफ्लो में फिर आपका जब डिवाइड करेंगे यहां से जब डिवाइड करेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद फिर 13 को लेकर जब चलेंगे तो फिर आपका यहाँ पे आंसर डी आ रहा है और फिर 0 ऊपर भेज दिया जाएगा। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा, और इस तरीके से ये स्टैक जब बनेगी तो फाइनल आंसर आपका डीसी आएगा। आप आंसर जल्दी जल्दी देख लें। चलिए, यही तरीका सही रहेगा, फिर मैं इसकी दोबारा से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ये टेक नंबर का है, जो आपका ये क्वेश्चन था टेक नंबर का। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है इस फंक्शन में, ये इसका आंसर भी आपको चाहिए होगा। तो इसमें इस फंक्शन में आपका फंक्शन पर्पस क्या है, इट कन्वर्ट डेसिमल इंटीजर इनटू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ये था। फिर आप इसका देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में एक छोटा सा नंबर लिया जाता है। तो 10th में आपने देखा होगा टेक नंबर आपने पढ़ा था, वही टेक नंबर यहां पर लिया गया है। किसी भी नंबर का हाफ करें और उसका स्क्वायर करें, हाफ करने के बाद सम करें और सम का स्क्वायर करें तो वही नंबर आ जाता है। तो ये टेक नंबर का क्वेश्चन है। अब इस नंबर को पहले क्या किया गया, एक इंटीजर फॉर्म में ये नंबर 2025 स्टोर कर लिया गया, फिर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। यहां पर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ये 2025 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, और उसके बाद फिर लेंथ निकाली गई है। तो यहां पर s डॉट लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे आप, ये लेंथ निकल आएगी, और लेंथ निकलने के बाद में फिर लेंथ को चेक किया गया कि अगर वो इवन लेंथ है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी और 20 से तोड़ना आसान हो जाएगा। अगर ऑड लेंथ है तो उसके साथ, तो क्योंकि ये कंडीशन चेक की गई है ऑड वाली, तो यहाँ लेंथ कितनी निकली है, इवन निकली है, तो इवन लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप इफ से बाहर आ जाओगे, इफ से बाहर आ जाओगे।
और इंटीजर डॉट पास आईएनटी में s डॉट सबस्ट्रिंग 0 लेंथ डिवाइडेड बाय 2 किया गया। तो लेंथ इसकी आपकी 4 निकली थी, लेंथ 4 निकली थी, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 0 से 2 तक। तो यहाँ पे अगर इस नंबर का बात करें स्ट्रिंग फॉर्म में है ये, तो 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर बड़े होंगे, और 0 से लेस देन 2 यानी कि एक कम लेता है ना, तो लेस देन 2 लेगा, यानी 0 1 लेगा, तो 0 1 का मतलब सिर्फ इतना लेगा। और 20 निकला यहाँ पर, और 20 ये सबस्ट्रिंग में निकला है, यानी कि 20 आपका ये सबस्ट्रिंग में निकला है। अब इसको इंटीजर फॉर्म में इंटीजर डॉट पास एंटिस कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे न्यूमेरिक 20 आ गया है। उसके बाद सेकंड नंबर में लेंथ डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो लेंथ 4 थी, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 आएगा। अब एक ही इंडेक्स नंबर है, तो यहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ेगा, तो मतलब यहां से यहां तक का पूरा तोड़ेगा, तो यानी 25 आएगा यहां पर, और 25 ये स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, इसको इंटीजर डॉट पास एंटी से न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। उसका पहला और आखिरी नंबर का यहाँ पे सम हो रहा है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये 45 आ जाएगा यहाँ पर सम में। और फिर उसके बाद 45 आने के बाद अब रिटर्न में कंडीशन चेक की गई है कि वो नंबर उसके बराबर है या नहीं है, जिसका मतलब हमें क्या चेक करना है कि इसका जो भी स्क्वायर आया है, यानी कि ये क्या इससे बराबर है क्या। तो नंबर कहां था, नंबर n में था, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर कैसे होगा, सम, यानी कि आपका सम रिटर्न के अंदर लिखा जाएगा सम इंटू सम क्या बराबर है, सम इंटू सम क्या बराबर है n के। तो यहां पर थर्ड नंबर पे ये फिल कर दिया जाएगा, ये तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट 2 पर क्या फिल किया जाएगा, तो ये ऑड नंबर की कंडीशन अगर 2 होती तब ऐसा होगा पॉइंट 2 में, ठीक है। तो ऑड नंबर की कंडीशन में आपका जैसे मान लीजिए 1 2 3 5, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो है 3 डिजिट इधर रहता और एक कम डिजिट इधर रहता, इस तरीके से यहाँ पर वर्क करवाया जाता है। तो एक बार यहाँ पर मैं देख लूं मैंने क्या यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, तो 2 वाले पे आप देख लीजिए। अच्छा रिटर्न में वहां पे क्योंकि उन्होंने कह दिया था इवेंट डिजिट का ही होना चाहिए, तो रिटर्न में फॉल्स करना पड़ेगा आपको, रिटर्न में बच्चों फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ पे बूलियन अगर वो नंबर ऑफ डिजिट और इवन नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दिया गया, बस इतना ही। उसके बाद फिर आप देखिए मैंने अपने गेस्ट पेपर में डिकोडर के बारे में दिया था, 3x8 डिकोडर। आप गेस्ट पेपर वाला वीडियो मैंने डाला, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम फंस गया है। आपका व्हाट इज डिकोडर पूछा गया, मैंने डिफरेंस भी पूछा था उसमें, डिफरेंस बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर, तो वो भी आ गया है। और फिर आपका यहाँ हेक्साडेसिमल 2, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो ठीक है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि एग्जैक्टली जरूरी नहीं आए। तो ये वैल्यूज आपकी कौन सी हैं, ये वैल्यूज आपकी इंडेक्स नंबर के हिसाब, वो जो वैल्यूज होती है हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और फिर A से F तक होता है। तो यहाँ पे 0 0 1 1 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 3 और ये 4 है, सॉरी 1004 होता है, और 101 ये 5 होता है, और ये 7 है, और फिर आपका मे बी ये आपका 11 है, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये 14 इस टाइप का कुछ होगा, आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। व्हाट इज डिकोडर, अरे ये 4 हो गया है, मतलब ऊपर चला गया, ये लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, पार्ट 2 में पहुंच गया। चलिए मैं ऐसे दिखाई दे रहा हूँ, और मल्टीप्लेक्सर भी देखिए मैंने क्वेश्चन उसमें जो YouTube वीडियो बनाई थी गेस्ट पेपर की, उसमें बताया था कि वो भी आ सकता है, एप्लीकेशन के बारे में पूछ दिया गया इसमें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको डिकोडर बनाना है, और आपके वेरिएबल्स हेक्साडेसिमल में नहीं 4 होते हैं, तो आप यहाँ पर A B
ए बी सी और डी यहां पे बना दीजिए, और ये आपका नॉट दिखाना होता है डिकोडर में इस तरीके से, और ये फिर आपने बनाया, और ये आपका यहाँ पर नॉट दिखाना होता है डिकोडर में। मैं हिंट दे रहा हूं बच्चों, और फिर आपका नॉट बनाना होता है डिकोडर में, फिर यहाँ पे भी आपका नॉट बनाना होता है। और उसके बाद अब जैसे कि यहाँ पर पहला आपने देखा था ये 1 1 यानी कि 3 का है ये, तो आप यहाँ पर 3 का बाई नंबर क्या है 0 0 1 2, तो आप ये 4 नंबर जो है ये ए बी सी डी ऐसे मान के चलिए 4 नंबर, तो 0 मतलब नॉट, ये सीधी लाइन जो है ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है ये 0 है, ये 1 है ये 0 है, 0 नहीं। और आपका जो डिकोडर में एंड गेट बनाया जाता है बच्चों, तो आप यहां पर ये 0 से लाइन जाएगी, ये 0 से लाइन जाएगी, और फिर आपका 1 1 है, ये 1 से लाइन जाएगी, और 1 से लाइन जाएगी, और फिर यहाँ पे डिकोडर को एंड गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आप रिजल्ट को F मान लीजिए, तो ये F3 लिख देंगे क्योंकि ये 3 का बाइंड नंबर है। तो एक मैंने बना दिया है, ऐसे ही आप सारा डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही जोड़ा जाएगा। आपका 1 होगा तो सीक्वेंस जोड़ा जाएगा, और 4 डिजिट है सब में, उसके हिसाब से जो जो डिजिट दी गई बस उतने का ही बनाना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है बच्चों, कि मल्टीप्लेक्सर मैक्स कहलाता है, यानी कि मल्टी मतलब मैनी और प्लेक्सर मतलब फॉर्म, कि जब आपको कई सारे सिग्नल, एक से अधिक सिग्नल मिल रहे हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही सिग्नल आपका आउटपुट देगा, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल एप्लीकेशन पूछा गया था ना, तो आप कह सकते हैं जैसे कि रेडियो सिग्नल, रेडियो 91.91 या 2 जो भी एफएम रेडियो आते हैं वो है, या टीवी टेलीविजन सिग्नल, टेलीविजन आउटपुट दे सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे चैनल आपके आते हैं, लेकिन चलता एक बार में एक ही है। ये आपका काम किसका है, मल्टीप्लेक्सर का, दे सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहां पर चेन रूल स्टेट दिस प्रूफ द रूल यूजिंग बुलियन लॉ, बुलियन लॉ के हिसाब से इसको प्रूव करना है। तो चेन रूल पढ़ाया गया है, लेकिन ये पहली बार क्वेश्चन बच्चों आया है, अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता था, अब ये पहली बार चेन रूल का क्वेश्चन आया है। तो इसमें बच्चों हम लोग को क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको जो है एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है, कि इससे पहले क्या दिया गया था और इसके बाद क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये A मान लो, ये B मान लो, और ये आपका C कंक्लूजन मान लो। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, A डॉट B कंडीशनल C, ये फॉर्मूला बनेगा। अब A की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो A की वैल्यू आपकी A कंडीशनल B है, और फिर मैं इसको पूरे लिख दे रहा हूं, मैंने जो लिखा था उसी हिसाब से, इसी फॉर्मूले को उतार लीजिए, A कंडीशनल B डॉट B कंडीशनल C कंडीशनल, और ये ब्रैकेट हो गया पूरा आपका A कंडीशनल C, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बार, A कंडीशनल B का मतलब क्या है, A कंडीशनल B का मतलब होता है A बार प्लस B, और यहां पे B कंडीशनल C B बार प्लस C, और यहां पर इसको बंद कर दिया आपने, और बीच में डॉट है, फिर कंडीशनल A कंडीशनल C भी है, तो A बार प्लस C ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर पहले A को इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर B को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, A बार B बार A बार B बार, फिर A बार C, फिर B को इससे कर देते B B बार प्लस B C,
ये आपका सॉल्व हो गया। फिर ये लगा हुआ है यहां पर ए बार प्लस सी, ये दिया है। अब जैसा कि आपका ये एम्प्लाइज का साइन था और इसका फॉर्मूला था कि पहले वाला जो भी है उस पे बार लगा दो और इसके बाद वाले पर बार नहीं लगेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे भी यही साइन है तो इससे पहले वाले पे पूरा बार लगा दो और यहाँ पर बार इसके बाद वाले पर नहीं लगेगा। ये जो फॉर्मूला था ए कंडीशनल बी का मतलब है कंडीशनल बी का मतलब है ए बार प्लस बी, ऐसे लिखते हैं तो इसकी जगह पर प्लस आ जाएगा। तो अभी हम देखें थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे बी डॉट बी बार जो है आपका 0 हो जाता है, आपका ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी और फिर ए बार प्लस सी, ये बचा। अब इसको और देखें कुछ रिड्यूस हो सकता है, तो अगर ए बार कॉमन लेते हैं तो बी बार सी बचेगा, उससे कोई फायदा नहीं। अगर इसमें देखें इसमें तो इसमें सी कॉमन आ जाएगा तो ए बार बी, यानी अब कुछ नहीं बचा है। तो अब इसको हटाने के लिए आपको इधर वाले क्वेश्चन पे एंटीसीडेंट पे होल बार लगाना पड़ेगा और फिर प्लस लगाकर कॉन्सिक्वेंट लिख दीजिए, यानी कि ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी का होल बार और होल बार लगाकर फिर ये एम्प्लॉइज का साइन जो है ये प्लस हो जाएगा और फिर आपका ए बार प्लस सी। अब ये ब्रेक द लाइन चेंज द साइन होता है। तो अभी डी मॉर्गन लॉ आपने देखा ही था, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपका अगर मैं आंसर डायरेक्टली लिख दूं तो ये जिसपे बार लगा है उसको हटा दो, इसको लगा दो और डॉट प्लस हो जाएगा, प्लस डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ए बार था वो ए रह जाएगा और डॉट था वो प्लस हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार। ये सीधा सीधा इसका पूरा एक बार में मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है और फिर प्लस ए बार प्लस सी, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे क्या हो सकता है। अगर कॉमन ले लें इन दोनों ब्रैकेट में देखें तो ए आपका दोनों जगह पर है, तो ए कॉमन ले लीजिए तो इसको ए प्लस और इन दोनों को साथ लिखा जा सकता है, यानी कि बी सी बार बन जाएगा और फिर ये ब्रैकेट हो गया डॉट आपका बी बार प्लस सी बार, ये ब्रैकेट में हटा दे रहा हूं, ये डॉट है, ये आया है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई में है इसके साथ में, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए बार प्लस सी, ये अलग है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए तो आपका ये ऐसे ही रहेगा ए प्लस और आपका बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी बार बी और बी बार सी, यानी कि बी भी पास रखे जाएंगे और सी लिख दिया जाएगा, प्लस फिर आपका जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी सी पास रखा जाएगा, यानी कि बी सी बार हो गया, फिर प्लस ए बार प्लस सी। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि 100 फॉर्म में आ जाएगा तो रिड्यूस आसानी से हो जाएगा। अब ये डबल सी बार खाली सी बार रह जाएगा और बी बी बार 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका ए प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी प्लस सी, ये बचा। अब ए और ए बार अगर पास ले आए तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूं और ए बार को सॉल्व कर लिया, तो बचा क्या बी सी बार प्लस सी। अब 1 के साथ कुछ भी प्लस होता है तो 1 ही आ जाता है, तो यहाँ 1 प्लस सी, इसको सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इसके बारे में कि हेंस दिस इक्वेशन इज प्रूव्ड बिकॉज द कंक्लूजन इज 1। ये आप इतना लिखकर इसको कह सकते हो कि ये टोटोलॉजी है इसलिए ये प्रूव्ड हो रही है, कंक्लूड हो रहा है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पर ये छोटा सा है मैक्स टर्म मिन टर्म, तो मैक्स टर्म में बच्चों यहाँ पर आप लिटरल्स को प्लस में लिखते हैं, तो क्यू आर और एस ये आपने लिख दिया।
अब आपको मालूम है मैक्सटर्म में 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है। तो 1 आपका Q है तो Q पे बार लग जाएगा और कोई नहीं है इसमें, तो ये आपका मैक्सटर्म हो गया। मिनटर्म देखें तो आप मल्टीप्लाई फॉर्म में हर चीज लिख दीजिए ऐसे, और फिर मिनटर्म में 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है, तो 0 आपका P R और S है, P R और S, तो ये आपका मैक्सटर्म हो गया बच्चों, ये आपका मिनटर्म हो गया। सिंपल, ये सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट लॉ ऑफ the value of peace and a candidate can become the dragon warrior only if the satisfied any one of the following condition। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई हैं, इनमें से आपको एक कंडीशन ट्रू होती है। एक बार मैं चेक कर लूं कि इसका आंसर मेरे पास है क्या, अगर है मैंने सॉल्व किया होता तो जल्दी से मैं उसको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मैं यहां पर अभी एग्जैक्टली सॉल्व तो नहीं, मैं कंडीशन बनाना आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, तो आपने वैसे किया होगा, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। देखिए आपको इनपुट देखना होता है और यहां पर दिए कंडीशन के हिसाब से वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं सी टी पी और आर, ये आपके फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, इन पॉइंट्स में जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उनको कंडीशन में मैच करना होता है। तो यहां पे देखें, पहली कंडीशन है कैंडिडेट बिलोंग टू द पैंडा क्लैन, तो ये वाला लाइन कहां पे है, बिलोंग टू द पैंडा क्लैन, तो इसका मतलब सी में 1 रहेगा, सी में 1, ये हम लोग पहली कंडीशन बना रहे हैं बच्चों। उसके बाद हैज बीन ट्रेन्ड फॉर मोर देन 5 ईयर अंडर ग्रैंड मास्टर, तो ट्रेन मोर देन 5 ईयर और ग्रैंड मास्टर यहाँ पे रिकमेंडेड बाय ग्रैंड मास्टर, तो यानी कि टी में 1 रहेगा और आर में 1 रहेगा, तो टी में 1 रहेगा और आर में 1 रहेगा, ग्रैंड मास्टर वाली बात हो गई। ठीक है, उसके बाद कंडीशन 2 बनाए, तो यहाँ पे कैंडिडेट possess the secret chi power but does not belong to the panda clan, तो यहाँ पर देखा जाए सीक्रेट ची पावर वाला कहां पे है, इसको देखेंगे, ये ची पावर वाला प्रोसेस सीक्रेट ची पावर, तो इसका मतलब ये पी में 1 रहेगा, पी में 1 रहेगा, तो पी में आप 1 कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे डैश मार दिया जाएगा, पहले वाले में पी में 1 हो गया, और बट नॉट बिलोंग टू द पैंडा क्लैन, तो यहाँ पे सी में 0 रहेगा, अपोजिट मैच होता है बच्चों, तो 0 लिखा जाता है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर डैश मार दिया और यहाँ डैश मार दिया। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी हमारी, कैंडिडेट इज रिकमेंडेड बाय द ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर वाला आपका आर था, तो आर में आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद बट नाइदर बिलोंग टू द पैंडा क्लैन नॉर हैज बीन ट्रेन्ड फॉर मोर देन 5 ईयर, तो यहाँ पे नाइदर कहा गया है, तो नाइदर में दोनों में से किसी में भी एक 0 मिल जाए, तो यहाँ पर ये वाली नाइदर बिलोंग टू द पैंडा क्लैन वाला जो था ये, यानी कि सी में 0 कर दो क्योंकि ये बिलोंग वाला है, और नाइदर कहा जा रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा। और दूसरा है आपका 5 ईयर ट्रेंडिंग वाला, तो 5 ईयर ट्रेंडिंग वाला टी, तो टी में आपका 0 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या है, और की कंडीशन है, यानी कि दोनों में 0 मिल जाए या किसी एक में 0 मिल जाए। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन बनाई गई है। अब आप ट्रुथ टेबल बनाइए, ट्रुथ टेबल में ये पॉइंट्स आप ढूंढिए और उसके हिसाब से जहां जहां ये पॉइंट्स मिलेंगे, खाली थर्ड कंडीशन में दोनों में से कोई एक 0 मिल जाए इसके साथ में, आर के साथ में, तो आप 1 लिखोगे, या किसी एक में 0 मिल जाए तो आप 1 लिखोगे, आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मैंने अपनी तरफ से भी जो हो सकता था वो निकाल दिया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक मिनट में मैच कर ले रहा हूं।
ठीक है, सी में 1 है, टी में 1 है, और दूसरा आपका पी में 1 है और सी में 1 है और सी में 0 है। ठीक है, तीसरा आर में 1 है और सी टी में 0 है। तो उसके हिसाब से ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं बस दिखाई दे रहा हूं, ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी उसके हिसाब से फाइनल आपका ये एक्सप्रेशन आया हुआ है। ठीक है, और फिर इसमें निकालना क्या है इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि ट्रूथ टेबल बनाइए, जो भी इनपुट दिए हैं, राइट सॉफ्ट एक्सप्रेशन। तो सॉफ्ट एक्सप्रेशन बच्चों आपकी ये वाली सॉफ्ट एक्सप्रेशन बन गई है, ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन आपकी बन गई है। सी टी प्लस पी सी बार प्लस आर सी बार डॉट आर सी बार टी बार, इस तरीके से आपकी ये एक्सप्रेशन बनी है। तो आप, मैंने अभी जल्दीबाजी में किया आएगा और आपने किया होगा, मे बी वो अच्छे से सही होगा। तो आप देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहां पर इसका, ड्रॉ ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई इफ बिलोंगिंग पोजीशन इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसीज। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छा नहीं एक मिनट मैं देख लूं, ये वाला हो गया और सॉफ्ट एक्सप्रेशन लिख दी, बनाने के लिए नहीं कहा, तो यानी थोड़ा सा पेपर पैटर्न फिर से चेंज किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर। दो हाफ एडर का यूज करके एक फुल एडर का डायग्राम बनाना है यूजिंग टू हाफ एडर। तो बच्चों इसको मैं डायग्राम आपको दिखाई देता हूं, ये बच्चों को मैंने प्रैक्टिस कराई थी लेकिन ये भी पहली बार ही आया है। ठीक है, यानी इस बार थोड़ा सा पेपर टफ करने की कोशिश की गई है। इसको मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूं अपनी फाइल से, क्योंकि पेपर आप लोगों को 3 घंटा मिला होगा लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमें उसके हिसाब से ज्यादा कोशिश करनी कि आपके पास सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, ये मेन हमारा मोटिव है। देखिए मेरे पास ये सारे क्वेश्चन हैं पीडीएफ फाइल में, तो मैं उसको दिखाई दे रहा हूं आपको। दो हाफ एडर का यूज करके एक फुल एडर बनाना, बहुत अच्छा। ये भी फर्स्ट टाइम आया है, अभी तक स्कूल्स में ही पूछा जाता था, आज ये आपके सामने भी आ गया है। ठीक है, ये रहा आपका दो हाफ एडर का यूज करके एक फुल एडर बनाना। देखिए बच्चों, ये वो सर्किट है जिसमें हाफ एडर में क्या होता है, एक एक्सॉर गेट होता है, एक आपका एंड गेट होता है। तो ये एक एक्सॉर गेट है, एक एंड गेट है, और ये एक एक्सॉर गेट है, एक एंड गेट है, और ये आपका फुल एडर बनाया गया है। आप इसको यहां से प्रॉपर सोल्यूशन देख सकते हैं इस तरीके से। इसकी मैंने दूसरी भी पिक्चर बना रखी है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें भी वही सेम डायग्राम यूज किया गया, थोड़ा सा लाइंस आगे पीछे करके डिजाइन अच्छी बनाने की कोशिश की, लेकिन है वो एग्जैक्टली यही। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देख लिया। फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट, ड्रॉ अ ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई इफ फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसीज। तो इसकी ट्रूथ टेबल आप आराम से बना सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है ट्रूथ टेबल में। ठीक है, अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं इसकी बना दे रहा हूं, कोई कठिन नहीं है। देखिए मैं बनाता हूं। मैं चाहता हूं आप तक पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंच जाए। तो देखिए वेरिएबल इसमें कितने हैं, ए और बी है। ठीक है, तो यहीं पे बन जाएगी, ज्यादा मुझे इधर उधर नहीं जाना है। देखिए ए लिया आपने, बी लिया, ठीक है, और 0 0 1 1 0 1 0 1, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो जो चाहिए, तो हमें ए बार भी चाहिए, बी बार भी चाहिए, तो ए बार ले लिया, एक कॉलम बी बार ले लिया, और उसके बाद फिर आपको ए
कंजंक्शन ए कंजंक्शन बी बार है एक कॉलम, और फिर आपका ए बार, और यहां पे डिसजंक्शन है बी है, और उसके बाद इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो अब बीच में ये वाला साइन लगा है, तो हमें x कंडीशनल y यहां पर निकालना है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो a बार का मतलब इसका अपोजिट करते हैं, यानी 1 1 0 0, और b बार का मतलब 1 0 1 0, ये b की वैल्यू का अपोजिट कर दीजिए। फिर कंजंक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना बच्चों। तो यहाँ पर a बार सॉरी a और b बार का मल्टीप्लाई करना है, a और b बार। तो a ये है और b बार ये है। तो यहाँ पे देखें ये 0 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 0 होगा। फिर यहाँ पे देखें ये 0 है तो मल्टीप्लाई 0 होगा। फिर यहाँ देखें ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ देखें ये 0 1 हो रहा है तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। फिर इधर देखें ये आपका डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का मतलब होता है प्लस करना। तो a बार और b को, तो a बार ये है और b बार ये है, तो प्लस में हर चीज प्लस में जाती है, यानी 1 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया। फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे, यहाँ पे भी 1 हो गया। फिर नीचे उतरेंगे ये 0 हो जाएगा, और फिर नीचे उतरेंगे ये 0 हो जाएगा। ये आया आपका, सॉरी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 0 1, सिर्फ 0 प्लस 0 ही 0 रहेगा, बाकी सब 1 हो, ये 1 हो गए। फिर उसके बाद अब क्या करना है, x कंडीशन y। इसमें रूल क्या होता है कि इसका रिजल्ट निकालने का कि पहले कॉलम में 1 हो और दूसरे कॉलम में 0 हो, तभी 0 जाएगा, बाकी सब 1 कर दिए जाते हैं। तो यानी ये 0 इधर 1 है और ये 0 है, तो ये 0 यहां जाएगा और बाकी सब 1 कर दिए जाएंगे। डायरेक्टली इसका रूल है या फॉर्मूला है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 1 1 0 1 आया है, तो इसमें सारे 1 होते तो इसको हम नंबर टोटोलॉजी कहते, और सारे होते तो कॉन्ट्राडिक्शन कहते। जैसे अगर मैंने कुछ जल्दीबाजी में गलती नहीं की तो ये कॉन्टिंजेंसीज है, कॉन्टिंजेंसी ही प्रूफ हो रहा है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। a b की वैल्यू रखी, b बार निकाल लिया हमने 1 0 1 0, और a बार निकाल लिया 1 1 1 0, और फिर ये आपका कंजंक्शन है तो मल्टीप्लाई कर दिया किसको, a और b बार, a और b बार को। तो ये 0 1 0 हो गया और 0 0 0 हो गया, 1 0, एक मिनट, ये आपका a और b बार। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। मे भी सही है, मे भी क्या सही ही है, तो कॉन्टिंजेंसी इसको माना जाएगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ये आपका के मैप पॉज फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में ऊपर कुछ दिया गया है, तो ये पॉज फॉर्म में दिया गया है और इसका आप बना लीजिए। सीधे आंसर देख लेता हूं मेरे पास है या नहीं, क्योंकि इतने कम समय में पूरा आंसर निकालना और उसको बनाना, तो उसमें जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ छूट गया हो या नहीं छूट गया हो। ठीक है, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैं दिखाई दे रहा हूं, सॉल्यूशन डायरेक्ट दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे के मैप एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखाई दे रहा हूं। ये आपका के मैप है, 4 रो रहेंगी इसमें और ये कॉलम रहेंगे। आपका सेटिस्फेक्शन पूरा मिल जाएगा, हमें इससे ज्यादा खुशी मिलेगी। वेरिएबल्स आपका यहाँ पर a प्लस बी पॉज फॉर्म है, और फिर a प्लस बी बार, और फिर आपका a बार प्लस b, और फिर आपका a बार प्लस, सर ये b बार था, ये b हो जाएगा। ऐसे ही आपका cd है तो c प्लस d, और यहाँ पे आपका हो जाएगा c प्लस d बार, यहाँ पे आएगा c बार प्लस d बार, यहाँ पे आ जाएगा c बार प्लस d, ये आ जाएगा 0 1 3 2, यही बच्चों ग्रे कोड है। फिर 4 5 6 7 6, फिर 8 9
11 10 फिर 12 13 और 15 14। यहाँ पे आपको वैल्यू रखकर ये दिखाई दे रहा हूं कितने क्वाड पेयर आए हैं। तो ये पॉज है एक्सप्रेशन, तो 0 रखे जाएंगे, तो 0 0 0 0 और फिर 3 तक हो गया है, फिर 7 पे है 0 0, 8 पे है 0 8 9 10 11 12 13 और 15। बच्चों ये हैं, बाकी सब में हम लोग 1 पुट कर देंगे। अब इसके बाद फिर हमें यहाँ पर इसका क्वाड पेयर ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो सबसे पहले ऑक्टेट बनाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ऑक्टेट बन रहा है, ये 4 जीरो मैप रोलिंग से ये बन रहे हैं और 4 जीरो मैप रोलिंग से ये बन रहे हैं। तो ये पहला ऑक्टेट आ गया है। फिर उसके बाद और कोई ऑक्टेट है नहीं, तो अब क्वाड ढूंढना पड़ेगा। तो क्वाड में देखा जाए तो सबसे पहले ये देखा जाए, ये आपका 4 जीरो आप मिल रहे हैं, तो ये क्वाड बन गया। और फिर देखा जाए अब बचा क्या, ये 2 जीरो, तो इसके साथ में हम अगर इसको मिला दें तो ये 2 जीरो बन जाएंगे। तो एक क्वाड है, सॉरी एक ऑक्टेट है, 1 ऑक्टेट है, ऑक्टेट और आपका 2 क्वाड, 1 ऑक्टेट 2 क्वाड इसका आपका ये निकला हुआ है। अब बाकी सब में आप यहाँ पर 1 फिल कर देंगे, जो बचे हुए बॉक्सेस होते हैं उनको छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, ये ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का 2। ठीक है, तो अब अगर इसका आंसर निकालना चाहे तो हम दिखा दे रहे हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो ऑक्टेट में सबसे पहले आपको यहाँ पर ये रो देखनी है। तो रो में आपका ये देखिए, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, तो आपका ए बार हट जाएगा, तो यहाँ पर बी आ गया। फिर कॉलम तो ये चारों यूज हुए हैं यहाँ पे, तो ये सब कट जाएगा, तो यहाँ पर खाली ये बी आंसर आया है। फिर अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर ये चारों कॉलम यूज हुए हैं इस वाले क्वाड के, ये ऑक्टेट है। ऑक्टेट का आंसर ये हो गया क्वाड। तो क्वाड 1 का आंसर हम मान लेते हैं, तो ये चारों यूज हो गए और ये खाली बचा है, तो ये सी बार प्लस डी बार, इसका आंसर आ जाएगा सी बार प्लस डी बार। उसके बाद अब यहां पर क्वाड 2 का आंसर देखें तो यहां पर ये क्वाड में आपका बी बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए बार आया है आंसर। और फिर यहां पर इसको ऊपर देखें तो आपका डी बार कैंसिल हो जाएगा, तो सी आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल हुआ है। अब इसका फाइनल पॉज एक्सप्रेशन जो है आपकी बी डॉट सी बार प्लस डी बार, चाहे तो इसको भी ब्रैकेट में आप कर दीजिए ऐसे, और फिर ए बार प्लस सी, ये आपका इसका बन जाएगा। फिर इसका डायग्राम बनाने के लिए कहा गया कि डायग्राम इसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल, तो ये स्पेशली बेसिक गेट से बनाने के लिए कहा गया। तो बेसिक गेट आप इसको बनाना चाहे बना दीजिए, मैं आपको बेसिक गेट यहीं पर बना के दिखा दे रहा हूं। इसका पिक्चर आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर बी आपने निकाला, बी, और फिर आपका सी के साथ में नॉट निकाल दीजिए, मैं जल्दी से रफली दिखाई दे रहा हूं। और उसके बाद डी बार, तो डी इसके साथ भी नॉट निकाल दीजिए, और इसमें प्लस लगा है, इसका मतलब और गेट बना दीजिए आप ऐसे आगे की ओर। तो ये आपका सी बार प्लस डी बार निकल आया है। और उसके बाद फिर आपका ए बार, यानी कि ए लिया आपने और इसके साथ नॉट बनाया, और फिर सी लिया, इसके साथ में प्लस लगा है, तो और बन जाएगा यहां पर इस तरीके से।
और ये फाइनल आपका ए प्लस सी ये आ गया है। अब इसको हम लोग आगे की ओर ऐसे जोड़ देंगे बनाने के लिए, और यहां से बी जो जा रहा है इसको भी ऐसे जोड़ ले आएंगे ऐसे, और इसके बीच में सब क्या है, डॉट है। तो आप यहां पर एंड गेट बना दीजिए ऐसे, तो ये आपका फाइनल निकल आएगा। इस तरीके से बच्चों यहां पर आपका ओवरऑल ये सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आपका ये सॉल्व हो गया। ओके, आप देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप का भी मैंने आपको दिया था, आपने अच्छे से किया होगा। एक्सप्रेशन निकालनी है तो यहाँ पे देखिए इसमें ए बी सी तीनों की लाइन आई है, तो पहले एक्सप्रेशन में ए बी और सी आ गया है। उसके बाद जो है आपका इधर देखें टू सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो ये लाइन ए से आई है, तो यहाँ पर ए आ गया आपका, और फिर इधर देखें तो ये आपका बी से गई है और ये नॉट लगा है तो बी बार हो गया, और फिर आपका ये सी भी गया है, नॉट लगा सी बार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बी बार प्लस सी बार निकलेगा। और फिर ये जब इसमें पास होगा तो आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा जाकर टू वाला एक्सप्रेशन, मैंने जो यहाँ पे लिखा था ये आपका ए आया था, तो ए डॉट और ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार, ये एक्सप्रेशन आपका बन गया है। और उसके बाद आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकालना था, तो ये तो आपका वन है ही, यानी कि यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन निकला है ए बी सी, और फिर ये और गेट है तो प्लस लग जाएगा, और फिर आपका ये ए बी बार प्लस सी बार, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है। तो ये आपका 1 2 करके लिख दीजिएगा कि 1 में ये या 2 में आपकी ये एक्सप्रेशन बनी हुई है। उसके बाद बच्चों यहां पर ड्रॉ लॉजिक गेट डायग्राम फॉर टू इनपुट एंड गेट यूजिंग नॉर गेट, नॉर गेट का यूज करके कहा गया। अच्छा, इसमें कुछ और है, रिड्यूस करने के लिए भी कहा है, तो रिड्यूस को करके देख लेते हैं बच्चों। इसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो पहले आपका ये ए बी सी हो जाएगा प्लस ये ए बी बार प्लस सी ए सी बार। अब इसमें देखें इसमें क्या निकल रहा है, तो देखो ए तो कॉमन आ रहा है और बी बार आपका नहीं हो पा रहा है। इधर देखें ए कॉमन आ रहा है लेकिन मेरे को सॉल्व नहीं होगा, तो यही कर लेते हैं, ए कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो बी सी प्लस बी बार बचा और यहाँ पर ए सी बार बचा। अब इसको जो है बी और बी सी में डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो बी प्लस बी बार कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस बी बार बचेगा, तो आपका ये ए है और यहाँ पर सी प्लस बी बार बचेगा, प्लस ये ए सी बार है, इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो ये ए सी हो गया प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, ये आ जाएगा। अब यहां पर और क्या रिड्यूस हो सकता है, तो ये ए सी को इसके पास ले आए, तो ए सी प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार ये आया है। अब इसमें अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो आपका सी प्लस सी बार बचता है जो कि 1 हो जाएगा, तो आपका ए बी बार यहाँ पे बचा। अब यहाँ पर ए प्लस ए बी बार आ गया और इसमें ए कॉमन आ जाएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल फाइनल आंसर रिड्यूस वाला ए आया है बच्चों, सबने लिया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था छोटा सा। उसके बाद फिर आपका दो इनपुट का एंड गेट लेना है, नॉर गेट से बनाना है, तो ये अपोजिट है बच्चों कि एंड नैंड में होता है, नॉर में नहीं होता है, तो आपको इनपुट अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो अगर हम ए बी लेकर चलें इस क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे ए लिया है और यहाँ पर बी लिया है, एक नॉर गेट आप यहां पर बनाएं ऐसे, नॉर गेट दो लाइनें इसमें पास करेंगे और ये नॉर गेट बनाएंगे आप इस तरीके से, और फिर बी के साथ भी जाएगा ऐसे, दो लाइनें जाएंगी, नॉर गेट बनाएंगे इस तरीके से, और फिर यहां पर ए हो गया, यहां पर बी हो गया बार में, और फिर इसको आगे की ओर जोड़ देंगे
इस तरीके से, तो आपका नॉर गेट फिर से बनेगा इस तरीके से। तो ये आपका ए बार प्लस बी बार, ये आपका आ गया, इस पे होल बार लग जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप यहां पर ए बार प्लस बी बार का होल बार, जब इसको सॉल्व करोगे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करोगे तो ए का डबल बार डॉट बी का डबल बार, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका ए डॉट बी आएगा। तो इसको हम यहां पर ये लिखें या ए डॉट बी लिखें, और ये आपका सही है क्योंकि एंड गेट की एक्सप्रेशन क्या होती है, ए डॉट बी होती है। ये हो गया। तो ये आपका थ्योरी क्वेश्चन हो गया बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो इस साल के बच्चे वो तो खैर आंसर इतना ही देखना चाहते थे, बाकी तो सोल्यूशन उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो 2027 के बच्चे हैं वो जरूर इसको इंटरेस्ट से देखेंगे, इसलिए मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं।